आप कृपया अपने शब्दों से अनुप्राणित करें, अपने आखिरी प्रश्नों से अनुप्राणित करें। सामूहिक विवाह समारोह के आज के इस पावन आयोजन में मेरे साथ मंच पर यहाँ पर उपस्थित है प्रदेश के श्रम और सेवा योजना मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पंचायती राज के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री सरदार भूपेश सिंह भोलक जी, माननीय सांसद डॉक्टर संजय मित्रा मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, पूर्व सांसद श्री सर्वेश जी, सत्यपाल सिंह सैनी जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, सरदार हरि सिंह ढिल्लों जी, माननीय विधायकगण श्री देश गुप्ता जी, राजेश कुमार सोनू जी, श्रीमती राजवाला जी, अशोक राणा जी, महेंद्र सिंह भरतवंशी जी, कुमार सुशांत सिंह जी, श्री राजीव करारा जी, शिवम कुमार जी, श्रीमती संगीता चौहान जी, श्रीमती सुजी चौधरी जी, श्री राजीव अजीत कुमार जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी, गोपाल रंजान जी, माननीय विधायक कमलेश सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष रघुपाल सिंह चौहान जी और भारी संख्या में आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम और मुरादाबाद की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के इस आयोजन में उपस्थित भाइयों बहनों, सामूहिक विवाह 2754 जोड़ों का एक साथ यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए श्रम विभाग को, श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी जोड़े यहाँ पर आज शादी विवाह के इस नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इन सभी वर्गों को मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूँ। सामूहिकता का परिणाम ही यही होता है। सामान्य रूप से हमारे जनप्रतिनिधि बहुत व्यस्त होते हैं, कार्यकर्ताओं के यहाँ भी शादी ब्याह में जाने में उनके कठिनाई इसलिए हो पाती है कि एक साथ अगर 50 जगह शादी हो गई तो आखिर व्यक्ति की सीमा होती है, 2 जगह 4 जगह 6 जगह 10 जगह तक पहुंच जाए। तो एक सामान्य मजदूर के यहाँ जाने में तो जनप्रतिनिधि के लिए ही दिक्कत होती है और हम लोगों के लिए तो अत्यंत दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं जा ही नहीं पाते। लेकिन ये सामूहिकता का ताकत है, ये सामूहिकता की ताकत है कि निर्माण श्रमिकों के 2754 जोड़ों की शादी है तो मैं भी हूं, स्वामी प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, सरदार भूपेश सिंह भोलक जी हैं
और इस कमिश्नरी के सांसद और विधायकगण भी इस आयोजन में एक साथ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, पवित्र यज्ञ है। इसके लिए मैं सभी वरवधुओं को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कितना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये हमारी सामूहिकता की ताकत है, ये हमारी भारतीयता की ताकत है और ये उन निर्माण श्रमिकों के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है जो भवन का निर्माण तो करता है लेकिन अपने आप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होता था, लेकिन आज सरकार ने इसको मान्यता दी है और उसका परिणाम है कि इसकी शादी ब्याह में मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, सांसद को भी, विधायक को भी आना पड़ा है और आप सबके प्रति बधाई भी दे रहा है, शुभकामनाएं भी दे रहा है और आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना भी कर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी इस सामूहिकता का महत्व है। हम जब मिलकर के किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं तो हमें सफलता के उतने नजदीक लेकर के आ जाता है। कार्य का शुभारंभ कैसे हो रहा है, कार्य की सफलता इसके निहित होती है और कार्य का शुभारंभ अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से सफलता भी उतनी ही नजदीकी से हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। और आज जो सफलता पूर्वक इस कोरोना कालखंड के दौरान 2754 जोड़े दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये उसी सामूहिकता के दर्शन का एक नया उदाहरण है। स्वामी प्रसाद जी, मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्रम विभाग ने आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। आज हम लोग फरवरी महीने में, याद करिए ठीक एक वर्ष पहले मार्च 2020 में देश के अंदर 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय से निर्णय लिया और उसका परिणाम है आज पूरा देश सुरक्षित स्थिति में। हम लोग इस मानवीय कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। अगर समय पे निर्णय नहीं होते तो न जाने कितनी खराब स्थिति होगी। अमेरिका जैसा देश कोरोना से तबाह हो गया, यूरोप के विकसित देश कोरोना से तबाह हो गए, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा समय पे लिए गए निर्णय और समय पे दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है न केवल कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश की जनता को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी देश में दे दिए हैं और सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। यानी मैं सुनता था दुनिया में जापान विकसित देश है, जापान का वैक्सीन आज आया है और भारत का वैक्सीन 2 वैक्सीन 1 महीने पहले लगने प्रारंभ हो गए हैं। ये है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की नई तस्वीर और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा। आज दुनिया भी उसको स्वीकार कर रही है, लेकिन कोरोना के दौरान जो सख्त फैसले लिए गए उसका परिणाम था कि आज देश सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन लॉकडाउन 25 मार्च को प्रारंभ हुआ, अचानक मजदूरों के सामने काम का अभाव हो गया, उन्होंने पलायन प्रारंभ कर दिया। कहां जाता, उसके पास काम नहीं था। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ कि वहां की राज्य सरकारों ने उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए, राशन की दुकान से राशन देना बंद कर दिया। उनके सामने पलायन के सिवाय कोई चारा नहीं था और उस समय राज्य सरकार ने मिलकर जब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो श्रम विभाग सबसे पहले आया था। हमारे पास जितने भी निर्माण श्रमिक होंगे उनको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य हम लोग करेंगे। और उस समय हम लोगों ने निर्माण श्रमिक हो या फिर पटरी व्यवसायी, जितने भी ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले थे, जितने प्रवासी श्रमिक आए थे, ऐसे 54 लाख श्रमिक परिवारों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता देने का काम किया था। और ये कार्य इसलिए देने में सफल हो गए थे क्योंकि विभाग
पूरी मजबूती के साथ इन निर्माण श्रमिकों के कारण मजबूत स्थिति में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के बाद जब हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, मैंने देखा हमारे श्रमिक भाइयों ने फिर से मेहनत और अपना पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम है कि हम लोग फिर से कोरोना अभी पूरी तरह भले ही समाप्त नहीं हुआ, हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी किए हैं, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम लोग फिर से जनजीवन को सामान्य करके किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार और भूखों नहीं सोने देंगे। उस कालखंड में भी कोई भूखा नहीं सोया था, लेकिन आगे भी हम लोग किसी को भूखों नहीं सोने देंगे। हर हाथ को काम भी देंगे, हर पेट को पानी भी देंगे, लेकिन हर पेट को भरपूर भोजन देने का काम भी करेंगे। और ये सरकार ने ही किया था और प्रत्येक समाज के नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने उस दिशा में प्रयास किया। उसका परिणाम हम सबके सामने आया। स्वामी प्रसाद जी, यदि आपके सामने श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे निर्माण श्रमिकों के सामने एक समस्या होती है। आज वो मुरादाबाद में काम कर रहा है, अगले महीने वो अलीगढ़ चला जाता है, इसके बाद में वहां का कार्य संपन्न करके फिर वो आगरा चला जाता है, फिर फिरोजाबाद चला जाता है, फिर मथुरा चला जाता है, जीवन भर ढूंढता रहता है। उसके जीवन भर के अपने धर्म से भले ही वह राष्ट्र का निर्माण तो करता है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने परिवार को बना नहीं पाता है। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण करेगा उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। यानी अब श्रमिक का बेटा भी, श्रमिक की बेटी भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगी और इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां पे उनके बच्चों को लाएंगे, उनके रहने की फ्री व्यवस्था, खाने की फ्री व्यवस्था, पढ़ाई की फ्री व्यवस्था, उसको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे और उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ फिर समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण में लगाने का कार्य भी करेंगे। प्रतिभा किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा तो हर एक जगह मौजूद है और उस प्रतिभा का लाभ लेने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल का परिणाम है। और बहुत शीघ्र श्रमिकों के बच्चे खाना बदोश की तरह जगह जगह घूमेंगे नहीं, बल्कि अटल आवासीय विद्यालय में भले ही माँ बाप कहीं भी अपना काम धाम करें, लेकिन बच्चे एक जगह सुरक्षित रहेंगे और साल में जब उनकी मर्जी आएगी तो वे वहां जाकर के देख पाएंगे, वहां उनकी रहने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन और बच्चों के रहने की, खाने की, आधुनिक शिक्षा की और सभी प्रकार की सुविधाओं का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कोरोना ने भाइयों बहनों बहुत कुछ हमें सबक दिया। एक सबक था प्रवासी और निवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब किसी श्रमिक को आने वाले समय में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर कोरोना जैसी महामारी ने कभी दुर्भाग्य से दस्तक देने का प्रयास किया तो भी हमारा किसान भाई, हमारा श्रमिक भाई
कहीं भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बना देगी जो हर प्रकार से संबल प्रदान करेगी, उसकी सुरक्षा का एक नया माहौल देगी, सुरक्षा का एक नया चक्र उसे प्रदान करेगी। और सुरक्षा चक्र के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सत्ता की बात को संभाली, उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास अविश्वास किसी से अराजकता थी। लोगों में जनता का आम जनमानस में सरकार की छवि एकदम खलनायक जैसी बनी हुई थी। लेकिन पहली बार सरकार के एजेंडे में गांव का है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सभी सरकार के एजेंडे के हिस्से 2014 में बने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की। और उस प्रकार की घोषणाओं के साथ साथ उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना प्रारंभ किया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट में हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे धनराशि भेजी जा रही थी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी थे, वहां पे कार्य करने वाले कारीगर थे, वहां पे कार्य करने वाले मजदूर थे, इन सबके लिए अलग से पैकेज की घोषणा हो रही थी। इनके लिए कार्यक्रम बन रहे थे। वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, इनकी राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही थी। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में देने का कार्य हुआ। अगर जनधन अकाउंट नहीं होता, क्या एक पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच पाता? क्या लेखपाल राजस्व कर्मियों के माध्यम से हम इतनी बड़ी योजना को एक समय सीमा के अंदर पूरा कर पाते? असंभव। इतनी लेखपाल कहां से आते? लेखपाल राजस्व कर्मी होम डिलीवरी में लगे थे, एक एक घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में लगे थे, वे भी काम कर रहे थे। एक साथ इतना बड़ा आपदा प्रबंधन का कार्य संभव नहीं था, लेकिन तकनीक ने इसे आसान बनाया। और इस तकनीक पर एक कॉमन मैन की पहुंच को बनाने का श्रेय किसी को दिया जा सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने देश को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पहले एक विजन दिया। और उस विजन का परिणाम था कि देश आज कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह परास्त करने की स्थिति में पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, मुझे यही बात आपके सामने कही थी कि स्वामित्व की ताकत एक सकारात्मक ताकत है। अगर सरकार के मन में किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, एक कॉमन मैन के बारे में भाव नहीं होता, क्या इस सामूहिक व्यवहार का आयोजन हो पाता? अगर किसानों के मन में चिंता नहीं होती तो आप क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना मिल पाते? अगर किसानों के बारे में सरकार की चिंता नहीं थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो पाती? कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हो पाती? या किसानों का कर्ज माफ हो पाता? ये शासन की मंशा का हिस्सा था। अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगा। एक तरफ सरकार ईमानदारी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, ईमानदारी के साथ उनके योजना बनाकर के उसको क्रियान्वित कर रही है। हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारे मंत्री गांव-गांव में जाकर के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसानों का, मजदूरों का हित नहीं होने देना चाहते। वे कुछ न कुछ एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनको बुरा लगता है जब किसान की फसल का दाम किसान के खाते में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से बीच की जो दलाली है बंद हो जाएगी। तो जो दलाल है उनको परेशानी होने लगती है।
स्वर्गीय राजीव गांधी वैसे ही नहीं बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 15 ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल इस 75-85 रुपये को हड़प कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा, जिनके एजेंडे में कभी किसान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी मजदूर नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी नौजवान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक बना करके इन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के वोट बैंक बना करके सत्ता प्राप्त करने का साधन मात्र बनाया था, वही लोग आज गुमराह करके और तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई मैं आज कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए की एक पैकेज एक कन्या को सरकार दे रही है। और जब वह शादी ब्याह के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शादी ब्याह के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी इसलिए जिससे कहीं भी कोई भी बेटी शादी के पैसे के भाव में शादी से वंचित न रह पाए, शादी से वंचित न रह पाए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का हमारा कैबिनेट होने जा रहा था और उस समय बात सामने आई थी कि सामूहिक विवाह की योजना क्यों, लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछते थे और मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए बिना किसी जातीय बंधन के, कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बेटी सबकी होती है और उस बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलानी चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हंसते थे, कहते थे इससे क्या होने वाला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर संपन्न की है। आप सोचिए, ये 1.25 लाख से अधिक कन्याएं जिनका विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होता था, आखिर ये किसी की बेटी को है? मुझे याद है एक बार की घटना, मेरे पास एक महिला, मैं कार्यालय सांसद के रूप में अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता था, जनता से मिलता था, और एक महिला आई थी। वो महिला बहुत देर से खड़ी थी। मैं जब जनता से मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी, क्यों आप अपनी बात नहीं कहते हैं? तो उसने कहा मेरे सामने, उसने कहा कि मुझे धर्मशाला में एक कमरा मिल पाएगा। मैंने पूछा, मैंने कहा धर्मशाला में कमरे से आप क्या करेंगे? कहा कि लड़की की शादी करनी है। तो मैंने कहा एक कमरे में लड़की की शादी होती है क्या? तो फिर उसने कहा कि मेहमान आएंगे। मैंने कहा कितने मेहमान आएंगे? उसने कहा 10-12। भोजन था। मैंने कहा भोजन में क्या चाहिए? उसने कहा दाल चावल मिल जाए। तो मैं समझ गया कि ये किसी कमजोर मजदूर परिवार की महिला है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करना चाहती है, शादी तय कर चुकी है। तो
हम लोगों ने शादी विवाह को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करवाया। उस समय उस पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले एक व्यवस्था बनाई कि 35,000 रुपए एक कन्या की शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह के रूप में करने को उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने